कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई सिलाई मशीन। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राम नाम का किसान अपनी पत्नी गीता और दोनों बच्चों के साथ रहा करता था। उसके दोनों भी बच्चे बहुत ही होशियार थे। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था शिवानी। अर्जुन का क्लास में हमेशा पहला नंबर आया करता था, इसीलिए उसके माता पिता बहुत खुश थे। शिवानी भी अच्छे गुणों से हमेशा पास हुआ करती थी। अब अर्जुन की 12वीं की परीक्षा हुई थी। तभी अर्जुन अपने पिता से, पिताजी, मैं 12वीं के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता हूँ। बेटे, डॉक्टर बनने के लिए बहुत फीस लगती है। हम इतने पैसे कहाँ से जमा कर पाएंगे? पिताजी, मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, सभी को नहीं मिलते। तुम्हारी बात तो सही है बेटे, मगर हम इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? पिताजी, अगर आप हमारे खेती पर थोड़ा कर्जा ले लेते तो मेरा काम हो जाता। वैसे भी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो आपको इन सब की क्या जरूरत पड़ेगी? राम ये बात सुन दुविधा में पड़ जाता है और खेती पर साहूकार से कर्ज ले लेता है। अब उन पैसों से राम अर्जुन की एडमिशन करवा देता है। अर्जुन पढ़ाई करने में व्यस्त हो जाता है। जमीन पर कर्जा लेने के कारण राम को अब रातों को नींद नहीं आया करती थी। वो हमेशा सोच में डूबा रहता था। एक दिन गीता राम से, अजी, अब ऐसा कब तक सोचते रहोगे? हमारा बेटा डॉक्टर बन जाने के बाद सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। गीता, तुम्हारी बात सही है, मगर अर्जुन ने खेती का कर्जा नहीं चुकाया तो हम क्या करेंगे? हमारी बेटी शिवानी का क्या होगा? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। ये सब बातें दरवाजे के पीछे छुपी शिवानी सुन लेती है। शिवानी की पढ़ाई और अर्जुन की पढ़ाई में राम को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और अर्जुन की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब वो डॉक्टर बन जाता है। एक दिन राम अर्जुन से, बेटा अर्जुन, अब तुम डॉक्टर बन गए हो। मैं सोच रहा था खेती के ऊपर जो कर्जा लिया था उसे हम चुका देते हैं। पिताजी, आप सही कह रहे हो। जमीन का कर्जा चुका देंगे, मगर मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मैं मेरा अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। ठीक है बेटे, अब मैं फोन रखता हूँ। जी पिताजी। ऐसा कहकर अर्जुन फोन रख देता है और राम गहरी सोच में डूब जाता है। ये सब बातें शिवानी सुन लेती है, इसीलिए वो मन ही मन कुछ काम करने का ठान लेती है। शिवानी अगले दिन घर से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। वो बूढ़ी औरत के पास जाकर देखती है तो उस बूढ़ी औरत को दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी उसके कपड़े सीने की चाह देखकर शिवानी उस बूढ़ी औरत से, दादी, लाओ, मैं सुई में धागा लगा देती हूँ। धन्यवाद बेटी। शिवानी, यहाँ कैसे आना हुआ? दादी, मैं यहाँ से जा रही थी, आपको देखा तो आपकी मदद करने चली आई। क्या हुआ है शिवानी? बड़ी चिंता में दिखाई दे रही हो। दादी, मुझे खुद से कुछ काम करना है और अपने बाबा की मदद करनी है। बूढ़ी औरत थोड़ा सोचकर शिवानी से कहती है, शिवानी, क्या तुम्हें सिलाई आती है? नहीं दादी, मुझे सिलाई नहीं आती और मेरे पास सिलाई मशीन भी तो नहीं है। अरे शिवानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें मैं सिलाई सिखा दूंगी और ये मेरी सिलाई मशीन तुम लेकर जाओ। अब मुझसे पहले जैसा काम भी नहीं होता, मगर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे भी नहीं है। शिवानी, तुम जब कमाने लगोगी ना तो मुझे मेरे पैसे लाकर देना। अब तुम मेरे पास रोज सिलाई सीखने आना, मैं तुम्हें सिलाई सिखा दूंगी। जी दादी। ऐसा कहकर शिवानी अपने घर चली जाती है। बूढ़ी औरत मन में सोचती है, मैंने शिवानी को मशीन देने का सही निर्णय लिया है। उसे तो ये पता भी नहीं कि ये मशीन जादुई है। उसे जल्द ही पता चल जाएगा तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। शिवानी घर आकर अपना काम करने लगती है। अब अगले दिन शिवानी बूढ़ी दादी के यहाँ सिलाई का काम सीखने चली जाती है। दादी उसे सब काम निपुणता से सिखाती है। उसकी काम करने की चाह देख बूढ़ी दादी खुश हो जाती है। 8 दिनों बाद शिवानी सिलाई मशीन लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर शिवानी भी ड्रेस सिलाती है। तभी उसके पास उसकी पड़ोसी कमला आ जाती है। कमला गीता से, अरे गीता, तुम्हारी शिवानी कपड़े सिलाती है क्या? हाँ, उसने अभी अभी सिलाई करना सीखा है। वो बहुत अच्छे कपड़े सिलाती है। मुझे भी एक ड्रेस सिलाना था,
मेरी बेटी के लिए। क्या शिवानी सिला देगी? हाँ देगी ना। आप उसके नाप का एक ड्रेस शिवानी को दे दीजिए, शिवानी सिलवा देगी। ठीक है। ऐसा कहकर कमला अपने घर चली जाती है। वो अपने बच्ची का ड्रेस लेकर शिवानी को दे देती है और शिवानी से, इस कपड़े का बहुत अच्छा ड्रेस बनाना, मेरी बेटी परी लगनी चाहिए। जी। ऐसा कहकर शिवानी उस ड्रेस को काटकर अच्छी तरह से ड्रेस बनाती है। वो ड्रेस इतना अच्छा बनता है कि उसकी सहेलियां भी उससे ड्रेस सिलाने के लिए आ जाती है। अब कुछ ही दिनों में शिवानी बहुत अच्छे से ड्रेस सिलने लगी थी। अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। उन पैसों को लेकर शिवानी बूढ़ी औरत के पास चली जाती है। दादी, आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ शिवानी, कमरे में। शिवानी कमरे में चली जाती है और बूढ़ी दादी को कुछ पैसे देकर कहती है, दादी, ये मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, ये लो सिलाई मशीन के पैसे, बाकी के बाद में दे दूंगी। शिवानी, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाली हूँ, वो ध्यान से सुनना। क्या बात है दादी? शिवानी, मैंने तुम्हें जो मशीन दी है वो जादुई मशीन है। तुम उसके सामने रात को कपड़े काट कर रख दो, सुबह सब कपड़े सिलवा के तैयार हो जाएंगे। मगर अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ दादी। क्योंकि अब तुम काम में निपुण हो गई हो, कमाने के काबिल बन गई हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात अब बताई है। आज से सिलाई मशीन तुम्हारी सहायता करेगी। धन्यवाद दादी, आपने मेरी बहुत मदद की है। जाओ और अपना काम करो। जी दादी। ऐसा कहकर शिवानी अपने घर चली जाती है। घर जाकर रात के समय शिवानी उस मशीन के सामने एक कपड़ा रख देती है और सोने चली जाती है। सुबह जब शिवानी उठती है तो उस कपड़े का ड्रेस सिला के रखा हुआ था। अब शिवानी ऐसे ही बहुत सारे ड्रेस सिलाया करती थी। उसके सिलाए हुए ड्रेस सभी को बहुत पसंद आया करते थे। अब शिवानी की ड्रेस देख एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल उसे बुला लेती है और शिवानी से, शिवानी, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे ड्रेस सिलाती हो। जी मैडम, जिसको जैसे ड्रेस चाहिए मैं वैसे ही सिला के दे देती हूँ। शिवानी, इस साल स्कूल के बच्चों की ड्रेस की ऑर्डर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्या तुम कर पाओगी? हाँ मैडम, मैं कर लूँगी, आप सिर्फ मुझे कपड़ा दे देना। ठीक है, कपड़ा तुम्हें कल मिल जाएगा और काम हो जाने के बाद पैसे मिलेंगे। ठीक है मैडम। शिवानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिवानी को स्कूल से ढेर सारे सिलने के लिए कपड़े मिलते हैं। शिवानी उन कपड़ों को काटने लगती है। कुछ समय बाद शिवानी बहुत सारे कपड़े काटकर सोने चली जाती है। सुबह जब शिवानी उठती है तो उसे सारे कपड़े सिले हुए दिखते हैं। उसके सारे कपड़े 5 दिन में सिलाकर तैयार हो जाते हैं। तभी शिवानी वो कपड़े स्कूल में दे आती है। प्रिंसिपल मैडम उसे अपने कैबिन में बुलाकर, शिवानी, तुमने इतने सारे कपड़े इतने कम समय में सिला के दिए, ये लो तुम्हारे सिलाई के पैसे। धन्यवाद मैडम। शिवानी पैसे लेकर घर चली जाती है और घर आकर अपने पिताजी को वो पैसे देती है। शिवानी अपने पिताजी से, पिताजी, ये लीजिए पैसे, स्कूल के कपड़े सिलवा के मिले हैं, इससे थोड़ा कर्जा चुका दीजिए। शिवानी बेटा, मैं तुम्हारे ये पैसे नहीं ले सकता। मैं मेहनत करके कर्जा चुका दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। नहीं पिताजी, ये पैसे आप ले लीजिए और साहूकार को दे आइए। मगर शिवानी, आप ये पैसे ले रहे हैं। ऐसा कहकर शिवानी उनके हाथ पर पैसे थमाकर वहां से चली जाती है। अब शिवानी अपने पिताजी का कर्जा चुका देती है और कुछ समय बाद अपना घर अच्छी तरह से सजाती है। उसके घर में सारी वस्तुएं थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये सब देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन घर आ जाता है। उसका घर देखकर वो खुद हक्का बक्का रह जाता है। उसका घर अब एक हवेली जैसा दिखाई देता है। तभी अर्जुन अपने पिताजी से, पिताजी, क्या ये हमारा घर है? हाँ अर्जुन, ये हमारा घर है। इसे शिवानी ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा किया है। क्या शिवानी ने? हाँ अर्जुन, तुमने तो कठिन समय पर मुंह फेर लिया था, अब आए हो तुम, अब याद आई है तुम्हें हमारी। ये सब सुन अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिताजी की माफी मांगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है अर्जुन, उठो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा मत करना।
ऐसा कहकर अर्जुन राम के गले लग जाता है और अपनी माँ की भी माफी मांगता है। इस तरह से जादुई सिलाई मशीन ने शिवानी की और उसके पिताजी की सहायता की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर काम करने की चाह हो तो रास्ता अपने आप दिखाई देता है। जबलपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो हमेशा काम में व्यस्त रहा करता था। उसके घर में उसकी बेटी सुमति रहा करती थी। सुमति जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। मोहन काम की वजह से अपनी बेटी पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने दूसरी शादी करने का निश्चय कर लिया। एक दिन मोहन ने सुजाता नाम की औरत से शादी कर ली। सुजाता दिखने में बड़ी खूबसूरत और बड़ी विनम्र स्वभाव की थी। मोहन सुजाता से शादी करके उसे घर लेकर आया। इधर उसकी बेटी सुमति बड़ी खुश हो गई थी कि उसके घर में उसके साथ नई माँ आ गई थी। उसी दिन मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल और इस घर के लिए की है। तुम्हें ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सुमति की अच्छी देखभाल करूंगी और इस घर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। सुजाता अब गर्भवती रहती है, फिर भी सुजाता का सुमति के प्रति बर्ताव अच्छा रहता है। अब कुछ दिनों बाद सुजाता एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। उसकी देखरेख में सुजाता का पूरा दिन निकल जाता है। अब सुजाता का स्वभाव भी बहुत बदल गया था। वो सुमति को उसके बच्चे के पास आने नहीं देती थी और सुमति से सारे काम करवाती थी। एक दिन सुजाता सुमति से, सुमति कहाँ मर गई? मेरे लिए जरा पानी लाओ। माँ, मैं बाहर आंगन में थोड़ा काम कर रही थी। बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे माँ, मैं अब भी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजाता सुमति को पानी लाने भेज देती है। सुमति सुजाता के सारे काम किया करती थी और घर का भी सारा काम किया करती थी। फिर भी सुजाता उसे ढेर सारे काम बता दिया करती थी। दूसरे दिन सुजाता, अरे सुमति जरा जल्दी उठा करो, घर के सारे काम पड़े रहते हैं, फिर सब काम करने के लिए देर हो जाती है और छोटू छोटा होने के कारण मैं कोई काम नहीं कर सकती। समझी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ माँ, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम छोटू का ध्यान रखो, बाकी के सारे काम मैं कर लूंगी। सुजाता सुमति से रसोई का काम भी करवाया करती थी। उसे थोड़ा बहुत काम आता था, मगर पूरा ना आने की वजह से एक दिन सुमति सुजाता से, माँ, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, क्या आप रोटी बना दोगी? तुम कब सीखोगी? रोटी बनाकर देखोगी तभी तो आएगी ना। ऐसा कहकर सुजाता किचन से बाहर चली जाती है और टीवी देखने बैठ जाती है। घर के सारे काम सुमति किया करती थी। ये देख उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसकी नजर उसके पति मोहन के अलमारी पर गई। क्या होगा इस अलमारी में? इन्होंने कभी मुझे दिखाया नहीं, मैं अभी खोलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर सुजाता अलमारी खोलने चली जाती है। तभी सुमति उसे अलमारी खोलते हुए देख लेती है। तभी सुमति मन में, माँ क्या कर रही है अलमारी के पास? पिताजी ने माँ को मना किया है अलमारी खोलने के लिए। कुछ काम होगा शायद। ऐसा सोचकर सुमति अपना काम करने लगती है। तभी सुजाता अलमारी खोलकर उसमें देखने लगती है तो उसे उसमें एक बड़ा बक्सा दिखाई देता है। सुजाता उसे खोलकर देखती है तो उसे उसमें ढेर सारे जेवर दिखाई देते हैं। सुजाता मन में, इतने सारे जेवर है और अब तक इन्होंने मुझे ये जेवर नहीं दिए, ये सब मेरे जेवर है। ऐसा मन में सोच सुजाता उसमें से कुछ जेवर खुद को पहनने के लिए निकालती है। तभी थोड़ी ही देर में मोहन घर पर आ जाता है और उसे अलमारी में रखे जेवर सुजाता के बदन पर दिखाई देते हैं। तभी मोहन सुजाता से, सुजाता, ये गहने कहाँ से मिले तुमको? अजी ये अलमारी में रखे थे तो मैंने पहन लिए, ये सब मेरा ही तो है ना। अरे सुजाता, मैंने वो गहने सुमति के लिए रखे थे, तुम्हें मैं दूसरे बनवा दूंगा, ठीक है? अब के लिए तुम इसे निकाल के रख दो। सुजाता को ये सब बातें सुन बहुत दुख होता है और वो गुस्से से गहने निकालकर मोहन के हाथों में दे देती है और गुस्से से कमरे में चली जाती है। ये सब देख मोहन बड़ी चिंता में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब मुझे सुजाता के लिए पहले गहने बनाने पड़ेंगे, नहीं तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। ऐसा सोचकर मोहन घर से बाहर सोनार की दुकान पर कुछ गहने बनवाने के लिए चला जाता है और सुजाता के लिए वैसे ही गहने बनवाता है।
और थोड़ी देर में घर आकर मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही गहने बनवाने के लिए कहा है। मुझे नहीं चाहिए नए गहने। आप मत बनवाइए मेरे लिए नए गहने। मैं हूँ कौन इस घर की? ऐसा मत कहो सुजाता, तुम इस घर की लक्ष्मी हो और मेरी पत्नी भी, तो इस अधिकार से ये सब तुम्हारा ही तो हुआ। फिर मुझे वही पुराने गहने चाहिए जो आपके पहले पत्नी के हैं। अब मोहन उसकी बातें सुन चुप हो गया। उसने मन ही मन वो सारे गहने सुजाता को देने का तय कर लिया। अच्छा ठीक है, तुम्हें वो गहने चाहिए ना, तुम रख लो। नए गहने में सुमति के लिए रखवा दूंगा। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से काम करने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सुजाता अब आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी और सुमति घर के सारे काम किया करती थी। अब सुमति बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की उम्र हो जाने के कारण मोहन ने उसकी शादी एक अच्छे घर में कर दी। अब सुमति अपने ससुराल चली गई थी। इधर कुछ दिनों में मोहन को बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ना पड़ा और उसी में ही उसकी मौत हो गई। अब सुजाता घर की मालकिन हो गई थी। वो नौकरों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। उसका बेटा अशोक भी अब बड़ा हो गया था। अब उसकी भी शादी सुजाता ने करवा दी थी। एक दिन अशोक सुजाता से, माँ, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुझे रुपए क्यों चाहिए अशोक? माँ, मुझे कुछ काम है इसलिए चाहिए। हर बार आपसे पूछकर रुपए लिया करूँ क्या? अरे नहीं मेरे बच्चे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये सब तेरा ही तो है, मगर मेरी कुछ बातें सुन लिया कर। तेरे भले के लिए तो कह रही हूँ। अरे माँ, मैं छोटा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। मुझे मेरा समझ में आता है, मुझे मत बताओ। ऐसा कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अशोक के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं किया करता था। अशोक ने कुछ दिनों बाद पिता के पैसों से दूसरे गांव में अपना मकान खरीद लिया और दूसरे गांव में रहने चला गया। अब सुजाता की हालत बहुत खराब थी। उसका बेटा अशोक उसे अकेला छोड़कर दूसरे गांव चला गया था और अब सुजाता बुढ़ापे के कारण थक गई थी। उसके पास कोई ना होने के कारण उसे अकेलापन खाया करता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मगर उसके पास कोई ना होने के कारण वो अकेली बिस्तर पर पड़ी आराम कर रही थी। तभी उसे सुमति की याद आ गई और वो मन ही मन सोचने लगती है, मैंने सुमति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। उसके दूसरे दिन सुमति को उसकी माँ की याद आती है, तो वो उसे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। तभी सुमति देखती है कि सुजाता बाहर कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये देख सुमति सुजाता से, अरे माँ, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम ऐसे लेटी हुई क्यों हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बेटी सुमति, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दो सुमति। माँ, मुझसे माफी मत मांगो। तुम सिर्फ ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सुमति सुजाता के लिए खाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सुजाता फिर से मन ही मन सोचने लगती है, जो जिंदगी भर मेरी आंखों को खटकी, आज वही आकर मेरी सेवा करके गई। और जिसको मैंने अपनाया वो मेरी चिंता तक नहीं करता। आज से मैं मेरी बेटी की चिंता करूंगी। ऐसा मन ही मन सोचकर सुजाता बहुत उदास हो जाती है और मन में ठान लेती है कि आगे की जिंदगी वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जिएगी। उसका लालच उसके दुख का कारण बन गया था। अब सुजाता कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है और हमेशा कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है।